जो परसों इमरान खान ने जिन ताकतवर लोगों के बारे में कहा है, यहां तो नवाज शरीफ खुल के ये भी नहीं कह सका कि मेरा वोट चोरी हुआ। नवाज शरीफ कहता रहा वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ पाकिस्तान में रह के ये नहीं कह सका कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा वोट चोरी किया। आसिफ जरदारी ने कहा उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये नहीं कहा कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, नाम तक नहीं लिया। तो मुझे तो लगता है कि अब वो उसकी जान भी लेंगे तो उसके लहू से जो टिप 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 की आवाज आएगी ना, वो टपकते लहू से भी अब वो जो बयानिया बना चुका है पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का, वो वापस नहीं हो सकेगी। अयूब खान डिक्टेटर की वजह से पाकिस्तान से सज्जाद जहीर पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चला गया जाय बना लेने के लिए। फैज अहमद फैज के खिलाफ बगावत या गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया रावलपिंडी साजिश केस में। इस्टेब्लिशमेंट को कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की अदालतों को, निज़ाम को, इदारों को, हुकूमतों को, पार्लियामेंट को बाईपास करके अपने काम, अपनी एक पैरेलल स्टेट चलाए। इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो जज भर्ती करवाए या जजों के खिलाफ कैंपेन चलवाए। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो हुकूमतें बनाए, हुकूमतें गिराए। वो सियासतदानों की पनीरियां लगाए, फिर उनमें उनको पानी दे, खाद दे, सियासतदान बड़े करे, फिर उनकी गर्दनें काट दे। कि जिस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात हों, जब पीपल्स पार्टी के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात हों, जब मलिक रियाज के जहाजों पर आप सफर करते हो, तो फिर मलिक रियाज का नाम ये लेंगे। भाई मलिक रियाज की जेब के अंदर इन सारों के हाथ हैं। वकार साहब। अमीर जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफी और तजियाकार अमीर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की रिहाई हुई और जब वो घर पहुंचे तो वो एक एग्रेसिव मूड में सामने आए। हमें तो ये लगता था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। देखिए इमरान खान ये तय कर चुके हैं। मैं आपको इंतहाई करीबी उनके जराये से बता दूं। कल भी कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई है, वो ये बात तय कर चुके हैं कि मेरी सबसे कीमती चीज तो मेरी जिंदगी हो सकती है, किसी भी इंसान की सबसे कीमती चीज। वो ये तय कर चुके हैं कि मुझे अब इस मोड़ पर अगर अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़ जाए, अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन मैं अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो जो शख्स इस सोच पर चला जाए कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना खतरे में पड़ जाए, और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। जो परसों इमरान खान ने अपने कारकुनों से खिताब किया और उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है, जिन ताकतवर लोगों के बारे में कहा है, यहां तो नवाज शरीफ खुल के ये भी नहीं कह सका कि मेरा वोट चोरी हुआ। नवाज शरीफ कहता रहा वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ पाकिस्तान में रह के ये नहीं कह सका कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा वोट चोरी किया। वो कहता था वोट को इज्जत दो। बात तो घुमा के करता था। आसिफ जरदारी ने कहा उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये नहीं कहा कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, नाम तक नहीं लिया। और फिर जरदारी साहब गायब हो गए पाकिस्तान से 3 साल के लिए दुबई। तो जो शख्स पाकिस्तान में 13 महीने से बैठ के और जिनसे वो समझता है कि मुझे शिकायत है और जो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ खुल के बात कर रहा है, तो उसका मतलब है उस शख्स ने सर धड़ की बाजी लगा दी है। तो किसी शख्स की सबसे कीमती चीज जान है, अगर आप उसकी जान भी ले लेंगे, तो मुझे तो लगता है कि आप वो उसकी जान भी लेंगे तो उसके लहू से जो टिप 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 की आवाज आएगी ना, वो टपकते लहू से भी अब वो जो बयानिया बना चुका है पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का, और जमहूरियत और गैर जमहूरी ताकतों के दरमियान जो जंग बरसरे पैकार है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब शायद वो वापस नहीं हो सकेगी। वकार ये मैं जानता हूँ। अमीर अब्बास साहब, हमने अयूब साहब का दौर भी देखा, तब भी प्रोटेस्ट हुए, तब भी जलाओ गिराव हुआ और जिन्ना साहब की बहन को तब गद्दार कहा गया था। आज इमरान खान अगर सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं तो उन्हें भी बागी कहा जाता है और गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। आप कैसे एनालाइज करेंगे इन दोनों हालात को या दोनों अदवार को? जी, गद्दारी भी उसी वक्त से शुरू हुई, और गद्दार बल्कि सिर्फ देखें ना, अयूब खान के दौर से आप देखें कि सज्जाद जहीर कम्युनिस्ट लीडर थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। हमने पाकिस्तान बनाया था ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जान को अमान मिलेगी पाकिस्तान में। अयूब खान डिक्टेटर की वजह से पाकिस्तान से सज्जाद जहीर पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चला गया जाय बना लेने के लिए। फैज अहमद फैज के खिलाफ बगावत या गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया रावलपिंडी साजिश केस में। हसन नासिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आया। हैदराबाद दक्कन के खानदान से था, नवाब खानदान से था, और
यहां स्ट्रगल करता रहा। हैदराबाद दक्कन के नवाब मोहसिनुल मुल्क का नवासा था। नवाब मोहसिनुल मुल्क हिंदुस्तान के सबसे बड़े जागीरदार का नवासा था। जागीरें छोड़कर पाकिस्तान आया, कम्युनिज्म के लिए स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, पाबंदी लगा दी गई यहां उसके ऊपर। जागीरें छोड़कर आया, पाकिस्तान के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ इस मुल्क के अंदर। मुझसे कहानियां सुने, मैं आपको सुनाऊं इस मुल्क में हुआ क्या है। सुबह जाता था, लाइट हाउस कराची में उसका दफ्तर था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का। खुद जाके दफ्तर खोलता था, नवाब मोहसिन मुल्क का नवासा झाड़ू से, खुद झाड़ू दे के दफ्तर साफ करता था। उसको शाही किला लाहौर में कैद किया, तशद्दुद कर करके मार दिया। उसकी वालदा वहां से आई, नवाब मोहसिन मुल्क की बेटी जहरा हुसैन अलमबरदार उनका नाम था। अपने बेटे की लाश के ऊपर जब आई, ताबूत खोल के देखा, अंदर लाश ही किसी और की थी। ये कहानियां बड़ी तल्ख है इस मुल्क की भाई। लोगों के जिगर फट जाएंगे इस मुल्क के अंदर, जो जुल्म और ज्यादती लोगों के साथ हुई है। और आज हम जिस नुक्ते पर खड़े हैं, ये उसकी इंतहा होने जा रही है इस मुल्क के अंदर। हम बड़े कमजोर ईमान लोग होंगे, हम शायद ना खड़े हो सके इतना, ना शायद लड़ सके, लेकिन हमें अब सच बताना है। कहीं कहीं सच बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। और इस वक्त मुझे हैरत है कि इस मुल्क में वो साफी, वो दानिश्वर, जो सारी जिंदगी जिन्होंने जमहूरियत की नमाज खड़ी की, और जब आज आखिरी रकत आई तो उन्होंने नमाज ही तोड़ दी अपनी। आज इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जो स्टैंड लेने की जरूरत थी, आज वो गैर जमहूरी ताकतों के साथ जाके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आज इमरान खान अगर जमहूरियत की बात कर रहा है, तो आज उन्हें जमहूरियत याद नहीं आ रही। आज वो इमरान खान को ठुकवाने के लिए वो आज गैर जमहूरी ताकतों के साथ खड़े होंगे जाके। इसका मतलब है वो ना कभी पहले जमहूरियत पसंद थे, ना वो आज जमहूरियत पसंद है। पहले भी उनका हदफ इमरान खान था, आज भी उनका हदफ इमरान खान। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक टर्निंग पॉइंट है। ये तहरीक जो शुरू की है इमरान खान ने, जो उसने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है। आप पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के किसी पसमानदा दूर दराज इलाके में जाएं, किसी खेत खलियान में काम करते हुए किसी 60-70 साल के बूढ़े आदमी से पूछें, जिसने धोती बांधी होगी, सर पे पटका रखा होगा, उससे पूछें इस मुल्क में क्या हो रहा है। वो आपको बताएगा। जिस उसके पास कोई फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, उसके पास कोई ट्विटर अकाउंट नहीं होगा, वो कोई इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे नहीं बनाता होगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि इस मुल्क में आज क्या हो रहा है। वो आपको ये भी बताएगा कि ये सारा खेल इस मुल्क में 75 साल से खेला जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था, हमें बताया इमरान खान ने कि ये खेल कैसे खेला जाता है इस मुल्क के अंदर। सो हम एक बिल्कुल इंटायरली नए पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अब फैसला इस कौम और इस कौम के जो बड़े बड़े दानिश्वर और अरस्तु सुकरात बुकरात बनते हैं, उन्होंने करना है कि क्या इस नए पाकिस्तान को, इस तब्दील होते हुए पाकिस्तान को, तब्दीली से मुराद ये कि जो एक नजरियाती तौर पे एक कौम अगर खड़ी हो रही है अपना हक लेने के लिए, क्या हमने उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, या हमने ये जो नादिर मौका मिला है इस कौम को, ये नादिर मौका जाया कर देना। सर, बात सियासत से शुरू हुई थी, सियासी रवादारी के मामलात हमने देखे और हमें बताया गया कि यहाँ पर चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी होता है, यहाँ पर मिसाक जमहूरियत के मायदे होते हैं। और फिर मामला यहाँ तक पहुंचा कि जिन्ना हाउस को आग लगा दी गई, मुल्क में जलाओ गिराव हुआ और मुल्क में पुरतशद्दद कार्रवाइयां हुई। इन कार्रवाइयों के पीछे जो माहौल बनाया गया, या जो लोगों को एक उबार दिया गया, इसका जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? वो जो माजी में ड्रामे होते रहे हैं सारे वकार, वो तो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए थे। कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सीओडी के नाम के ऊपर हो गए, कभी किसी मिसाक जमहूरियत के नाम पे हो गए, कभी कोई एमआरडी के नाम से हो गया, कभी कोई किसी नाम से हो गया। असल तो इक़्तिदार हासिल करने के वो सब जरिए थे। वो सब मैं नहीं जानता आज इमरान खान कितना मुखलिस होगा अपनी तहरीक के साथ, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो इस मुल्क में ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए मुल्की मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट को कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की अदालतों को, निज़ाम को, इदारों को, हुकूमतों को, पार्लियामेंट को बाईपास करके अपने काम, अपनी एक पैरेलल स्टेट चलाए। जो वो बात कर रहा है वो बात ठीक है। कल को अगर इमरान खान भी आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज कर लेता है, इमरान खान आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाता है, तो फिर हम जिस तरह आज इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, मैं पहला शख्स हूंगा जो इमरान खान के खिलाफ अलम में बगावत बुलंद करेगा। क्योंकि अब हम मजीद इस मुल्क में, चूंकि देखें ना, अगर कहीं माजी में कोई इबाम था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक नया मुल्क थे, तखय्युलात जन्म ले रहे थे, सियासी सोच पैदा हो रही थी, सियासी फिक्र आगे बढ़ रही थी।
वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, हम में से कौन गलत था कौन सही था, ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस था। आज हम एक एवोल्यूशन की एक निस्बतन बेयर मिनिमम मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आज हम इस नुक्ते पर कोई भी शख्स इख्तलाफ नहीं कर सकता पाकिस्तान में कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो अ, अपने दिफाई मामलात से हटकर कोई भी काम इस मुल्क में करे। इस बेयर मिनिमम एजेंडे के ऊपर अगर कोई भी शख्स खड़ा नहीं होता, समझ जाए कि वो शख्स एक खाइन है, बदयानत है, और वो एक आमराना सोच का हामिल शख्स है, और उसको कोई हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की अक्सरियत को लीड करे। तो ये जो माजी में जो कुछ हुआ वो सब फ्रॉड साबित हुआ ना। आज जो हाल है, ये हाल कल को जाके माजी बनेगा। जब हम मुस्तकबिल में खड़े होंगे तो आज का हाल माजी होगा। फिर हम मुस्तकबिल में बता सकते हैं ना कि आज का हाल जो है, जो आज इमरान खान आवाज उठा रहा है, इमरान खान मुनाफिकत कर रहा है इस कौम के साथ या सच बोल रहा है, उसके दिल में कोई खोट है या वो सच्चा है, खरा है। ये आज हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो नहीं, दिलों का भेद तो अल्लाह जानता है, सही। लेकिन जो वो कह रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आज कौम को खड़ा होना चाहिए। सर हमने किताबों से पढ़ा, हमने इंटरव्यूज देखे, वीडियोस देखी और हमने माजी से जो चीज सीखी थी वो ये थी कि सियासतदान हमें ये बताते थे कि सियासत का ताल्लुक सियासतदानों से है, मुल्की अमूर जो है, जो ये सियासतदान चलाएंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाएगी। और सबसे ज्यादा ये जो इस वक्त 14 जमातों का इत्तेहाद है, ये इस चीज को पुश करता था। और आज ये 14 जमातों का इत्तेहाद क्या वजह है कि जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ गया है? जी, ये 14 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ इसलिए बैठ गया है चूंकि ये कभी भी जमहूरियत के साथ था ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, इनका तो सिर्फ इनका नुक्ता नजर इक्तदार था। वो टेढ़ी उंगली से निकले या वो सीधी उंगली से निकले। कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक्तदार लेते थे, कभी एस्टैब्लिशमेंट को घूर के इक्तदार लेते थे, कभी एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेट के इक्तदार लेते थे, कभी एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर इक्तदार लेते थे। और यही खेल इस वक्त में चल रहा था। एस्टैब्लिशमेंट ने भी समझा कि इमरान खान भी इसी तरह का एक साबित होगा, हम इसको दो चार चमट करवाएंगे, ये चुप करके बैठ जाएगा, और हम फिर इसमें इस मुल्क में अपने मुताबिक मामला चलाएंगे जैसे हम चलाते रहे। लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ के बरक्स निकला, जरदारी के बरक्स निकला। आ, सारे वो जो टॉप ब्रास पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनके पर खिलाफ इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सामने खड़ा हो गया। और इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना, अब इस मकसद के लिए खड़ा होना, इस मकसद के लिए नहीं कि आप कोई बगावत करने जा रहे हैं इस रियासत से, नहीं, इस मकसद के लिए खड़े होना कि भाई आपका ये काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं हूं अब मुंतखब अवामी नुमाइंदा, ये है अदलिया, ये है ब्यूरोक्रेसी, ये है फलां, ये है डमकान। इसमें हर शख्स का अपना अपना किरदार है। इनमें से किसी के मामले में इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो जज भर्ती करवाए या जजों के खिलाफ कैंपेन चलवाए। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो हुकूमतें बनाए, हुकूमतें गिराए, वो सियासतदानों की पनीरियां लगाए, फिर उनमें उनको पानी दे, खाद दे, सियासी सियासतदान बड़े करे, फिर उनकी गर्दनें काट दे। यानी ये सारा काम इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इस नुक्ते के ऊपर क्या इस्टेब्लिशमेंट कहे कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट खुद कह दे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये हमारा काम है? क्या कह सकती है इस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल नहीं। सरेआम आके खुल के वो कह दे कि हाँ अमीर अब्बास तुम बकवास कर रहे हो, ये हम हमारा काम है, ये हम ये कर सकते हैं, आईना में कहता है। तो फिर तो ठीक है, हम कहेंगे यार हम गलत है। अगर ये इतना अच्छा काम है तो वो भी माने ना, लेकिन वो भी नहीं मान सकते कि ये काम हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये काम वो नहीं कर सकते। ये बात अगर कोई करे तो उसको इस बुनियाद पर तो आप गद्दार, दहशतगर्द और फितना और फलाना ये सब नहीं कह सकते ना आप उसको। ये तो हम सबको कहना चाहिए, तो हम सबकी आवाज होनी चाहिए। सही है। अच्छा सर, मुल्की हालात आपके सामने हैं और आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो कुछ भी हालात मुल्क में पेश हुए और जितना नुकसान हुआ, उसके बाद फिर हुकूमत खुद ही जत्थे लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच गई और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या वो तासुर क्या देना चाहते हैं? तासुरी देना चाहते हैं कि भाई तुमने इस मुल्क में कोई जज माई का लाल कैसे पैदा हो गया जो हमारी मर्जी के खिलाफ फैसले करे? इस मुल्क में किसी जज में इतनी जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि वो हम शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान और मौलाना फजल रहमान हमारे खिलाफ फैसले करें? और जो करेगा फिर उसको हम बताएंगे कि हम कौन है। ये तो सिर्फ अदालत को खौफजदा करने के लिए, डराने के लिए, रोब और दबदबा अदालत पर पैदा करने के लिए आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मजबूत मजबूत भी होती हैं और बहुत कमजोर भी होती हैं।
एक ही वक्त में। वो मजबूत भी होती हैं और कमजोर भी होती हैं। कमजोर इसलिए होती हैं कि जब रियासत के अंदर इदारे उनका तकद्दुस खराब कर दें अपनी अदालतों का, तो फिर उन अदालतों की दीवारें गिर जाती हैं, कागज की तरह फट जाती हैं। और वो मजबूत इतनी होती हैं एक ही वक्त में कि अगर अदालतें फैसला करें तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि दो दी हेवन में फॉल्स, कि चाहे फिर आसमान ही जमीन पर क्यों ना गिर पड़े, फिर अदालतों के फैसले होते हैं। तो ये तो आज सिर्फ अदालतों का मजाक उड़ाने के लिए और अदालतों को सरनिगू करने के लिए आए हैं। इन्हें कोई इंसाफ से सरोकार नहीं है। इन्हें कोई इस बात से सरोकार नहीं है कि फैसले सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। इन्हें सिर्फ सरोकार है कि फैसला हमारे हक में क्यों नहीं हुआ। सर मुझे इतना समझा दें, जो फैसला इनके हक में होता है उस पर कभी इन्होंने एतराज किया। मुझे मेरे बात साहब एक चीज समझा दें कि जब रियासत की हुकूमत हुकूमत जो है वो खुद ही जत्थे लेकर सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए पहुंच जाएगी, तो फिर आइन कहां पहुंचे बचेगा और रियासती तकद्दस कहां पहुंचेगा? क्या क्या ये रियासत है कि रियासत के अंदर ही जत्थे हुकूमत खुद ही बनाकर प्रेशराइज करती है? देखिए आइन आप समझ रहे हैं कि आज 15 तारीख को कोई आइन पामाल हो रहा है। जब ये आए आइन तो 13 महीने से पामाल हो रहा है। आइन को तो ये रोज पामाल कर रहे हैं। आइन के साथ तो रोज खिलवाड़ हो रहा है। ये जो कुछ 13 महीनों में हुआ, ये जो फसाइयत हुई है, ये कि आइन के ऐन मुताबिक थी? ये जो लोगों के सियासी हुकूक सल्ब किए गए, क्या ये आइन के ऐन मुताबिक था? जो लोगों के इनफरादी हुकूक सल्ब किए गए, क्या ये आइन के ऐन मुताबिक था? क्या लोगों के जो इज्तिमाई गिरोही हुकूक सल्ब किए गए, क्या ये आइन के मुताबिक था? क्या लोगों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब किए गए, ये आइन के ऐन मुताबिक था? ये जो कुछ हो रहा है इन 13 महीनों में, वो तो सब इस मुल्क में हम उठते ही सुबह जब है, ये रियासत उठती ही सुबह है तो वो आइन को पामाल करके उठती है। सर और जब रात को सोती है तो आइन के आखिरी वर्के को फाड़ के सोती है। जब हमारे पास ये तो रियासत इस आइन की हिम्मत है। जब रियासत हमें चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही, जब रियासत हमें हमारे बुनियादी हकूक नहीं दे पा रही, यहाँ पर कोई शख्स महफूज नहीं, किसी को भी जब चाहे, कोई भी चाहे किसी सियासी मकसद के लिए उठाकर कभी भी टॉर्चर कर सकता है, तो फिर रियासत का तस्वर कहाँ बाकी बचता है? रियासत का तो देखिए ना, रियासत को तो आपकी जो हुकूमत है वो रियासत को बचाती है। और जब हुकूमत खुद अपने गिरोही मुफादात, खुद इक़्तिदार के लालच में रियासत को फतह करने पर तुल जाए, जब हुकूमत खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रियासत के ऊपर काबिज हो जाए, और जब हुकूमत खुद अपने इक़्तिदार को लाजवाल बनाने के लिए अपने सामने आने वाले हर शख्स को गाजर मूली की तरह काटने पर तुल जाए, तो फिर रियासत को और आइन को कौन बचाएगा? आइन तो देखिए ना एक किताब है। वो उस किताब के अंदर तो कोई तिलिस्माती ताकत नहीं होती ना। उसके अंदर कोई शुआएं तो नहीं है, कोई वो रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं है ना, ऐसे कि ही। जो उसको हाथ लगाएगा उसमें शुआएं निकलेंगी यार वो बंदा भस्म हो जाएगा। और रियासत किस चीज का नाम है? रियासत तो एक जोग्राफिया का नाम है, एक सरहद है। उस जोग्राफिया में बसने वाले इंसान हैं, लोग हैं, और उसकी हुकूमत है। ये तीन चीजों के मजमूए का नाम होता है रियासत। तो जब हुकूमत अपने लोगों को फतह करने पर तुल जाए, और जब हुकूमत अपने आइन को पामाल करने पर तुल जाए, तो फिर रियासत की हिफाजत मैं आप हम हमारे पास तो कुव्वत नाफसा नहीं है ना। हमारे पास तो कुव्वत नाफसा तो रियासत हुकूमत के पास होती है। तो ये हुकूमत ही असल में सबसे बड़ी मुजरिम है आज रियासत जहां खड़ी हुई। सर आखिर में मुझे ये बता दें, अलकादर ट्रस्ट केस मलक रियाज से शुरू हुआ था, मलक रियाज उसके ज़िम्मेदार हैं, मलक रियाज की करप्शन है, सारे मामलात मलक रियाज से जाके मिलते हैं। इस वक़्त गवर्नमेंट मलक रियाज को एक प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से क्यों पुकारती है? नाम क्यों नहीं लेती? अदालतें उन्हें कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करती? कि जिस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात हों, जब पीपल्स पार्टी के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात हों, जब मलिक रियाज के जहाजों पर आप सफर करते हो, जब मलिक रियाज आपको बैरिया टाउन लाहौर में पता नहीं 100 कनाल का या कितने दर्जनों कनाल का जो, अब जब आपको जरदारी हाउस बना के दे दे, और जब मलिक रियाज बैठ के डीलें बनाता हो सियासत के अंदर, और जब मलिक रियाज बैठ के पॉलिटिक्स के अंदर और बड़े बड़े लोगों के दरमियान रब्ते करता हो, तो फिर मलिक रियाज का नाम ये लेंगे? भाई मलिक रियाज की जेब के अंदर इन सारों के हाथ हैं।
वकार साहब, इन सब के हाथ है मलिक रियाज की जेब के अंदर। तो जिसके पैसे थे, जिसका सारा मामला था, जहां से कजिया शुरू हुआ, उसका इस पूरे फसाने में जिक्र ही नहीं है। यानी जिसका पैसा बाहर पड़ा हुआ था, उसका इस फसाने में जिक्र ही नहीं है। और जो पैसा बाहर से यहाँ लेकर, अच्छा भाई, वो यहाँ से इमरान खान वो पैसा खा गया होगा मिसाल के तौर पर, हम ये मानते हैं कि पैसा खा गया होगा, लेकिन वो मनी लॉन्डर तो नहीं हुआ ना। वो डॉलर पाकिस्तान आए ना, या उसने खाए होंगे। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा, पाकिस्तान का पैसा बाहर मुंतकिल किया, वो उसको कह रहे हैं कि ये 60 अरब का चोर है जो पैसा बाहर से पाकिस्तान लेकर आया। और ये ट्रस्ट है, याद रखिएगा, ये जो ट्रस्ट होता है ना, हम्म। ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज होते हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको कोई तनख्वाहें नहीं मिलती है। जो ट्रस्ट होता है वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये अलकादिर ट्रस्ट है। नाम लेने वाले भी ऐसे जाहिल हैं, अलकादिर ट्रस्ट कर कहते हैं, पहले मुंह से, फिर कहते हैं इमरान खान ने कब्जे की है। ओ भाई, ये ट्रस्ट है, ये इमरान खान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इमरान खान की मिल्कियत नहीं है। वो जो उसने यूनिवर्सिटी बनाई है अलकादिर ट्रस्ट के नाम से वहां पे, वो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की मिल्कियत है। वो इमरान या उसके बच्चों कासिम सुलेमान की या बुशरा बीबी की, जमाइमा खान की मिल्कियत नहीं है। और अगर उसने यूनिवर्सिटियों पे कब्जा करना होता तो वो 1,000 कनाल एकड़, शायद कनाल, शायद एकड़ है, 1,000 एकड़ की यूनिवर्सिटी है वो, जो मियाँ वाली में उसने क्या नाम नमल, निमल। है उसका, नमल, या जो इमरान खान ने, हाँ, 1,000 एकड़। एग्जैक्टली। उसने क्या कर लिया उस यूनिवर्सिटी पे? क्या उसने अपने बच्चों को लाके वहां पे वाइस चांसलर या को रेक्टर बना दिया है? क्या उसने अपनी बुशरा बीबी को वहां पे कोई किसी डिपार्टमेंट का डीन बना दिया है? क्या मतलब उसने क्या किया उस यूनिवर्सिटी को? जिस तरह वो यूनिवर्सिटी उसने मियां वाली के दूर दराज इलाकों में, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था। अगर वो उसने बनाई है और यहाँ उसने अलकादिर ट्रस्ट में, तो खा जाएगा क्या वो? देखिए, इस वक्त असल मसला ये है, वकार, आखिर में, कि इस वक्त जंग या बहस ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है। इस वक्त बहस ये है कि किसका झूठ बड़ा है और किसका झूठ छोटा है, किसका प्रोपेगेंडा मजबूत है, किसका प्रोपेगेंडा कमजोर है। अगर मेरा प्रोपेगेंडा मजबूत है, मेरे पास भोंपू है बड़े बड़े, तो मैं गलत भी हूंगा तो मैं आज जीत जाऊंगा। और आपका अगर प्रोपेगेंडा कमजोर है, आपका नैरेटिव कमजोर है, आप सच्चे भी हैं, हक पर भी हैं, तो आप हार जाएंगे। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। क्या हुआ था मैदान करबला में? यजीद के पास तो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी ना, वो तो रियासत का हुक्मरान था। उसके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी तो यजीद के पास थी ना। हर जगह पे उसके गवर्नर बैठे हुए थे। कहाँ, अफ्रीका से लेके ऊपर यमन तक, और इधर सिंध तक उसकी, हिंद तक उसकी हुकूमत थी। प्रोपेगेंडा तो उसके पास था, रियासत उसके हाथ में थी, लेकिन वो हक पर नहीं था। हुसैन 72 के साथ था, कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं थी। रावी भी हुसैन के खिलाफ लिख रहे थे, काजी भी हुसैन के खिलाफ लिख रहे थे, फतवे दिए जाते थे हुसैन के खिलाफ, लेकिन वो हक पर था। उस वक्त यजीद ने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए से लोगों को यह एहसास दिलवा दिया कि हुसैन जो है, इन्होंने बगावत किया है नाउजुबिल्लाह रियासत से, और ये बागी है, लिहाजा इनका इनका कत्ल जाएगा, इनके साथ जंग जाएगा। और वो बहुत सारे जो उसने लश्कर इकट्ठा किया, उसने उस लश्कर को ये बताया कि ये बागी है रियासत। और कूफे की बेवफाई की जो आज तक मिसाल दी जाती है, वहां लोगों को दबा दिया गया था प्रोपेगेंडा मशीनरी से। लेकिन आज 1450 साल के बाद, जिसके पास प्रोपेगेंडा था वो जीता है, या जिसके पास हक था वो जीता? ये मिसाल, आप इसको, एक तो इस मुल्क में आप बात भी करें, लोग कहते हैं जी फलाना कार्ड खेल रहे हैं। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ आपको बताना यह है कि सच आज के दौर में वो नहीं जीत रहा, एग्जैक्टली। प्रोपेगेंडा जीत रहा है वक्ती तौर पे। लेकिन हाँ, तारीख, मौरख हमेशा फिर सच को ही लिखता है, वो प्रोपेगेंडा को नहीं कोई लिखता। शक नहीं, कोई शक नहीं। तारीख कभी सच को दबने नहीं देती और कभी तारीख अल्फाज को भूलती नहीं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब।